आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मीटर ब्रिज। ठीक है, पिछले टॉपिक में हम लोगों ने व्हीटस्टोन ब्रिज सीखा था, तो आज का टॉपिक उस व्हीटस्टोन ब्रिज के एप्लीकेशन पे बेस्ड है, मीटर ब्रिज। ठीक है, मीटर ब्रिज। ठीक है ना। अब मीटर ब्रिज क्या है, ये कैसे काम करता है, इसकी वर्किंग क्या है, इसकी लिमिटेशंस क्या हैं, ये सब चीज़ें हमने आज के टॉपिक में सीखनी है। ठीक है, सबसे पहली बात, मीटर ब्रिज एक ऐसा डिवाइस है जिससे हम लोग अननोन रेजिस्टेंसेस का वैल्यू फाइंड करते हैं। ठीक है ना। अब आपने अक्सर सुना होगा ना, रेजिस्टेंस वायर ऑफ फला फला ओम, रेजिस्टेंस वायर ऑफ 2 ओम, रेजिस्टेंस वायर ऑफ 5 ओम, रेजिस्टेंस वायर ऑफ 6 ओम। ये रेजिस्टेंस कहाँ से निकले? वो मीटर ब्रिज। इसका आगे एक टॉपिक और चलता है, कैरी फॉस्टर ब्रिज, वहाँ से हम लोग इसको निकालते हैं। ठीक है ना। कैरी फॉस्टर ब्रिज हमारे कोर्स में नहीं है, मीटर ब्रिज है, तो हम मीटर ब्रिज ही पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहली बात, मीटर ब्रिज है क्या? मीटर ब्रिज ए डिवाइस विच इज़ बेस्ड ऑन द बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। अगर आपसे कोई पूछता है कि मीटर ब्रिज का प्रिंसिपल क्या है, तो आप एक ही लाइन में आंसर देंगे कि सर मीटर ब्रिज ए डिवाइस विच इज़ बेस्ड ऑन द बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। अब इसके हम लोग कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं। ठीक है ना। देखिए, मीटर ब्रिज, पहले एक काम कर लेते हैं, पहले मैं यहाँ पर एक व्हीटस्टोन ब्रिज ही बना लेता हूँ, उसके बाद फिर हम मीटर ब्रिज में चलेंगे। ठीक है ना। तो ये मैंने यहाँ पर एक व्हीटस्टोन ब्रिज बनाया। एक क्या था व्हीटस्टोन ब्रिज? 4 रेजिस्टेंसेज आर रिप्रेजेंटेड बाय 4 साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटर। ठीक है, तो ये कौन है? P। ये कौन है? ये इसको P Q R S ना, इसको R कह देते हैं, इसको S कह देते हैं, इसको P कह देते हैं, इसको Q कहते हैं। अभी मत कहना कि सर लास्ट टाइम तो आपने P Q R S किया था, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इसको 4 रेजिस्टेंस होने चाहिए। ठीक है ना। एक डायगोनल के अक्रॉस क्या कनेक्ट करते हैं? यस, बैटरी विथ की। ठीक है ना। और दूसरे डायगोनल के अक्रॉस क्या कनेक्ट करते हैं? बिल्कुल सही, गैल्वेनोमीटर विथ की। तो ये हमारा अरेंजमेंट हो गया, कौन? व्हीटस्टोन ब्रिज। ए बी सी डी, इफ both the keys are on and galvanometer shows no deflection, in this case bridge is said to be balanced. The potential at point B is exactly equal to the potential at point D. Yeah, the potential drop by the resistance R is exactly same as the potential drop by the resistance P. In this case, galvanometer shows no difference. This is Wheatstone bridge. Wheatstone bridge is a device which is based Wheatstone if 4 resistances are represented by 4 sides of a quadrilateral. Across one diagonal we are connected a battery and another diagonal we are connected a galvanometer with keys. So such arrangement is called Wheatstone bridge. If both the keys are on and galvanometer shows no deflection, in this case bridge is said to be balanced. ये आपको मालूम है। ठीक है, तो इस प्रिंसिपल पर जो आज का डिवाइस है वो है हमारा बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। देखिए भाई, सॉरी, मीटर ब्रिज। तो मीटर ब्रिज बना रहे हैं, ध्यान देना। पहली बात, मीटर ब्रिज में 3 कॉपर स्ट्रिप्स होती हैं। कैसी स्ट्रिप होती हैं? कॉपर। और कैसे कॉपर स्ट्रिप? थिक कॉपर स्ट्रिप। क्यों थिक कॉपर स्ट्रिप ली? थिक नहीं लेते क्या होता? थिक लेने के बाद भी कुछ इफेक्ट आया, वो हम लोग करते हैं। देखिए, पहले मेरे को बता दीजिए, तो हमने कितने कॉपर स्ट्रिप ली? 3 कॉपर स्ट्रिप ले ली, थिक कॉपर स्ट्रिप्स। ठीक है ना। 3 कॉपर स्ट्रिप यहाँ पर हमने ली। ठीक है ना, ये हो गया। ठीक है ना। अब सुनिए क्या है, देखना, यहाँ पर रेजिस्टेंस R है ना, उस R के देखो केवल रेजिस्टेंस ये R है, ये रेजिस्टेंस है। इसके अलावा जो ये वायर है, ये वायर, ये कौन सी वायर है? कनेक्टिंग वायर। यहाँ पर केवल क्या लिया? रेजिस्टेंस S लिया। इसके अलावा जो ये और ये वायर है, कौन सी वायर है? कनेक्टिंग वायर। केवल ये पोर्शन एलॉय का बना हुआ है, बाकी ये और ये कनेक्टिंग वायर है। ये पोर्शन केवल एलॉय का है। इसके अलावा ये और ये जो वायर है, कौन सी वायर है? कनेक्टिंग वायर है। और कनेक्टिंग वायर के लिए हम R कितना लेते हैं? 0। और उन कनेक्टिंग वायर का पोटेंशियल ड्रॉप कितना होता है? 0। मीन जितना पोटेंशियल A पर है स्टार्टिंग में, उतना इस पॉइंट पर भी है, इसने कोई ड्रॉप नहीं किया। इसीलिए हमने कौन सी वायर ली? थिक कॉपर। कौन सी स्ट्रिप ली? थिक कॉपर स्ट्रिप। इससे फ़ायदा क्या होगा कि इसका रेजिस्टेंस हम लोग बहुत ज़ीरो काउंट, बहुत छोटा काउंट करेंगे, हालांकि होगा लेकिन ऑलमोस्ट ज़ीरो, बहुत कम। थिक कॉपर स्ट्रिप। देखिए, यहाँ पे 2 कनेक्टिंग स्क्रूज होती हैं। एक कनेक्टिंग स्क्रू यहाँ पर होती है, एक कनेक्टिंग स्क्रू यहाँ पर, एक कनेक्टिंग स्क्रू यहाँ पर, और यहाँ पर 2 कनेक्टिंग स्क्रूज। ठीक है,
ये प्रैक्टिकल, इससे आपके 2 या 3 प्रैक्टिकल निकलेंगे भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रैक्टिकल के पर्पज से भी, बड़े ध्यान सुनिएगा। तो पहले 2 कॉपर स्ट्रिप के बीच में हम एक डिवाइस लगाते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं रेजिस्टेंस बॉक्स। रेजिस्टेंस बॉक्स, ठीक है। इस रेजिस्टेंस बॉक्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे आगे, कहाँ पे, इंडक्शन में, ठीक है, जहाँ पर हम लोग कॉइल, इंडक्शन लेस कॉइल की बात करेंगे, वहाँ पर हम लोग आपको रेजिस्टेंस बॉक्स के बारे में बताएंगे जब हम लोग इंडक्शन लेस कॉइल की बात करेंगे। अब इंडक्शन लेस कॉइल क्या होती है वहीं सीखेंगे जो भी है। तो रेजिस्टेंस बॉक्स है, तो रेजिस्टेंस बॉक्स एक ऐसी डिवाइस होती है जिसमें रेजिस्टेंस का नोन वैल्यू आपको पता है। आप लोग 5 ओम, मतलब बहुत सारी कीज होती हैं, लैब में दिखाएंगे आपको। 5 ओम का क्या निकाला, 5 ओम, 5 ओम और 10 ओम का क्या निकाला, 15 ओम। तो कितना रेजिस्टेंस हम ऑफर करेंगे वो रेजिस्टेंस बॉक्स बताएगा। जैसे हम लोगों ने लास्ट टाइम कहा था ना, PQRS में हम लोग R को नॉन रेजिस्टेंस, S को नॉन कहते हैं। तो ये जो रेजिस्टेंस बॉक्स है इट इज प्रोवाइड नॉन रेजिस्टेंस। कौन सा रेजिस्टेंस देगा, नॉन रेजिस्टेंस। अब आपको एक वायर दिया होगा, जिस वायर की आपको या तो रेजिस्टिविटी पूछी हो या रेजिस्टेंस पूछा होगा कितना होगा, तो उस वायर को आप लोग इस बीच के दूसरे गैप के बीच में यहाँ पर लगा देते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक रेजिस्टेंस और लगाया, दिस रेजिस्टेंस इज S। तो ये रेजिस्टेंस आपका S है, ये रेजिस्टेंस का नाम देते हैं R, ये हो गया S। S अननोन, S कौन सा रेजिस्टेंस है, अननोन। R कौन सा रेजिस्टेंस है, नोन। S अननोन है और R नोन रेजिस्टेंस है। अब पहली और तीसरी स्ट्रिप के बीच में हम एक वायर ले लेते हैं जिसका लेंथ हम लोग 1 मीटर लेंगे। तो इसके बीच में हमने एक वायर ले ली, ये वायर लिया, और इस वायर का लेंथ कितना है, 1 मीटर, जिसके अकॉर्डिंग इसका नाम क्या पड़ा, मीटर ब्रिज, ठीक है। तो जो ये वाला पॉइंट है, इस वाले पॉइंट को हम लोग A कहने वाले हैं, दिख रहा है। इस वाले पॉइंट को हम लोग B कहने वाले हैं, AB। AB के बीच में कौन कनेक्ट है, R, ठीक है। BC के बीच में कौन कनेक्ट है, इसको हम लोग C कह देते हैं। BC के बीच में कौन कनेक्ट है, S, ठीक है ना। अब बचता है D। अब D कहाँ पर, देखें अब क्या किया, B जो पॉइंट है, B से कौन कनेक्ट था, गैल्वेनोमीटर। की हम लोग नहीं लगाते हैं, पर जॉके लगाएंगे, ठीक है। तो हमने B में एक गैल्वेनोमीटर लगाया, क्या लगाया, गैल्वेनोमीटर B से, ठीक है ना। और उस गैल्वेनोमीटर के सेकंड पॉइंट को हम लोगों ने, देखो इस गैल्वेनोमीटर के दूसरे पॉइंट को हम लोगों ने एक कनेक्टिंग वायर छोड़ा, और उस कनेक्टिंग वायर को हम लोगों ने कनेक्ट कर दिया एक जॉकी से। किससे, जॉकी मतलब बहुत लंबे वायर से, ठीक है ना। और ये लंबे वायर को हम A से C के बीच में कहीं पर भी स्लाइड कर सकते हैं। तो ये पॉइंट को हम लोग कहेंगे D। कितना कहा, D। अब इसको यहाँ देखिए, A B के बीच में कौन कनेक्ट है, R। A और B के बीच में कौन कनेक्ट है, R। B और C के बीच में कौन कनेक्ट है, B और C के बीच में कौन कनेक्ट है, S, ठीक है। A और D के बीच में कौन कनेक्ट है, इसको P कहा था, तो इस वाले पार्ट को मैं P मान लेता हूँ, रेजिस्टेंस को, ठीक है ना। D और C के बीच में कौन कनेक्ट है, D और C के बीच में वायर है, इसको हम लोग कह देते हैं Q। अब सुनिए भाई, जो AC वायर है, दिस AC वायर इज कॉल्ड कनेक्टिंग वायर। इस AC वायर, सॉरी गलती होगी, ये AC वायर जो है कनेक्टिंग वायर नहीं, AC वायर जो है ये एलॉय वायर है, रेजिस्टिव वायर है। कौन सा वायर है, एलॉय वायर। एलॉय वायर का रेजिस्टिविटी कनेक्टिंग वायर की रेजिस्टिविटी से काफ़ी ज़्यादा होता है, रेजिस्टेंस से थोड़ा काम करेगा। अब देखिए मीटर बीच है, यहाँ पर एक स्केल होता है, मीटर स्केल मैं नहीं बना रहा हूँ, आप बुक में देखोगे तो आपको मीटर स्केल दिखाई देगा। तो जब D को आप लोग स्लाइड करोगे, मतलब इस जॉकी को आप, जॉकी इस तरीके का कुछ होता है अरेंजमेंट, यहाँ पर मेटलिक पोर्शन होता है, पीछे यहाँ पर वायर कनेक्ट करते हैं, लंबा सा वायर होता है, उस वायर को हम लोग A से D C के बीच में खिसकाते रहेंगे। लैब में जाके आपको दिखाएंगे क्या होता है। तो जब D को आप C की तरफ खिसकाओगे तो P का लेंथ बढ़ेगा। अभी मान लेते हैं कि A से D का जो लेंथ है वो L है, L सेंटीमीटर, ठीक है ना। और जो टोटल लेंथ है A से C का वो 100 सेंटीमीटर है। कितना सेंटीमीटर है, 100 सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर मतलब 1 मीटर। तो L है, तो जो बचा हुआ लेंथ होगा कितना हो गया भाई, 100 माइनस L सेंटीमीटर में, किसमें, सेंटीमीटर में। तो जब आप D को C की तरफ खिसकाओगे तो L लगातार बढ़ेगा, 100 माइनस L घटेगा। या D को आप जब A की तरफ लेकर आओगे तो L घटेगा, 100 माइनस L बढ़ेगा। AD को मैंने P रेजिस्टेंस से रिप्रेजेंट किया है, DC वायर के रेजिस्टेंस को हम लोग Q से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। A और B के बीच में लगा है R, B और C के बीच में लगा है S। A और C कौन सी वायर है, एलॉय वायर है। इसका अपना रेजिस्टेंस होगा, कितना लंबा है, 1 मीटर लंबा है। ये कौन से बॉक्स हैं, ये क्या है, कॉपर स्ट्रिप्स हैं। कॉपर स्ट्रिप, ये जो यहाँ पर जो आपका ये कनेक्टिंग वायर था, इनका रेजिस्टेंस का हमने व्हीटस्टोन बीच में कोई यूज़ नहीं किया था, तो इनका रेजिस्टेंस यूज़ नहीं होना चाहिए। हालांकि इनका रेजिस्टेंस आएगा लेकिन बहुत कम होगा, किसका, कॉपर स्ट्रिप का। अच्छा, ए और सी के बीच में क्या जोड़ा है, ए और सी के बीच में क्या जोड़ रखा है, बैटरी। तो यहाँ पर ए और सी के बीच में हम लोग क्या जोड़ देंगे जी, बैटरी। किसके साथ, एक हमने बैटरी जोड़ दी और बैटरी विथ की।
तो बैटरी के साथ जोड़ दी बेटा हम लोगों ने, एक की के साथ जोड़ दी, तो बैटरी विथ की यहाँ पर हमारा आ गया। तो ये जो अरेंजमेंट पूरा रहा, ये कौन सा अरेंजमेंट हो गया भाई हमारा, ये जो अरेंजमेंट है पूरा का पूरा क्या है, मीटर ब्रिज है। किस में बेस्ड है, बैलेंस डिस्टेंस। अब इन दोनों को आपस में कंपेयर करते हैं। देखिए भाई ए और बी, ये पॉइंट कौन सा का है, ए, ये कॉपर स्ट्रिप, इसका कोई भी रेजिस्टेंस नहीं होगा, यहाँ पर भी कोई रेजिस्टेंस नहीं होगा। तो ए और बी के बीच में कौन जुड़ा है, आर, ए और बी के बीच में कौन जुड़ा है, आर, बी और सी के बीच में कौन जुड़ा है, एस, बी और सी के बीच में कौन जुड़ा है, एस, ए और डी के बीच में कौन जुड़ा है, पी, ए और डी के बीच में कौन जुड़ा है। इस एलॉय वायर को हम लोगों ने रेजिस्टेंस पी ऑफ रिप्रेजेंट किया, डी सी को किस प्रेजेंट कर दिया, क्यू से। ए और सी के बीच में कौन जुड़ा है, बैटरी विथ की, ए और सी के बीच में कौन जुड़ा है, बैटरी विथ की। तो ये पूरा क्या हो गया हमारा, मीटर ब्रिज। नहीं समझे, व्हाट इज मीटर ब्रिज। सबसे पहले हम लोग क्या लिखोगे, मीटर ब्रिज डिवाइस जिससे हम लोग अननोन रेजिस्टेंसेज या किसी वायर की स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी के स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को निकालते हैं लैब में। प्रिंसिपल, इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज आपको पता है। तीसरा कंस्ट्रक्शन लिख दीजिए भाई, जैसा किया वैसा ही लिखो, किताब की हेल्प ना लो तो अच्छा है, अपने मन से लिखे जैसा किया। कॉपर स्ट्रिप थी, कौन है, ये क्या है, रेजिस्टेंस बॉक्स प्रोवाइड नॉन रेजिस्टेंस। ये क्या है, अननोन रेजिस्टेंस जिसका हमको वैल्यू निकालना है। एडी क्या है, एलॉय वायर, डीसी क्या है, एलॉय वायर। इस पूरी वायर का लेंथ कितना है, 100 सेंटीमीटर, ठीक है ना। अच्छा, इन द केस ऑफ बैलेंसिंग कंडीशन, इन द बैलेंसिंग कंडीशन आर अपॉन एस इक्वल टू किसके बराबर था, आर अपॉन एस इक्वल टू पी अपॉन क्यू। तो यहाँ पर भी आर अपॉन एस इक्वल टू पी अपॉन क्यू, बैलेंसिंग कंडीशन। इन दिस केस गैल्वेनोमीटर शोज नो डिफ्लेक्शन, ठीक है ना। अच्छा, आपका कुछ ऐसे, अब इस वायर का रेजिस्टेंस कितना है आपको नहीं मालूम, आपको एक कतई नहीं मालूम कि जो एस वायर हमको दिया, इस एस वायर का रेजिस्टेंस कितना है, नहीं मालूम है ना। तो आपने क्या किया, रेजिस्टेंस बॉक्स से रेजिस्टेंस निकाला, रेजिस्टेंस बॉक्स से एक की निकाला, तो आपको मान लो कि आपने 5 या 10 ओम का रेजिस्टेंस निकाल दिया। फिर इस जॉकी को, ये मूवेबल है, ये जो जॉकी घोड़े को पे बैठता है ना, तो जो मूवेबल है, तो ये जॉकी जो है वो ए से लेकर सी के बीच में कहीं पर भी हम लोग स्लाइड नहीं मतलब रख सकते हैं, पुट कर सकते हैं। तो जैसे ही मैं जॉकी को इस डी पॉइंट में लेकर आया, इस डी का लेंथ है कुछ एल, ठीक है ना। अब मान लो कि डिफ्लेक्शन गैल्वेनोमीटर है, गैल्वेनोमीटर कुछ इस तरह का होता है, ठीक है ना। यहाँ पर 0 होता है, फिर 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 इस तरीके से रीडिंग्स होती हैं, ठीक है ना। तो जैसे यहाँ पर 1 2 3 4 इस तरीके से, यहाँ पर 1 2 3 4 यहाँ पर है तो 0, कोई करंट नहीं है। अगर गैल्वेनोमीटर यहाँ को है तो करंट 2 एम्पियर, गैल्वेनोमीटर का डिफरेंस यहाँ को है तो करंट 2 एम्पियर, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन, 2 एम्पियर क्लॉकवाइज, तो यहाँ पर 2 एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। अब मान लेते हैं कि आपने डी पॉइंट यहाँ पर किया और ये लेंथ कुछ थी, तो ये जो निडल था वो निडल यहाँ पर आ गया 3 एम्पियर में, ठीक है, यहाँ पर आया 3 एम्पियर में, ये निडल यहाँ से, मतलब करंट है 0 नहीं है। अब आप इस डी को इमेजिन कीजिए कि जब अगर आप एक की तरफ को लेकर आ रहे हैं, इमेजिन करना कहाँ की तरफ को लेकर आ रहे हैं, एक की तरफ को लेकर आ रहे हैं, और ये 0 की तरफ जाने के बजाय यहाँ को आ रहा है, मतलब करंट बढ़ रहा है, अब 0 तरफ नहीं आ रहा है। मतलब इसका मतलब क्या है कि आपको एल घटाना नहीं है, आपको डी कहाँ की तरफ लेके जाना है, सी की तरफ। अगर आप डी को सी की तरफ लेके जाओगे तो लेंथ बढ़ रहा है और ये 0 तरफ आ रहा है, मतलब इसका रेजिस्टेंस 0 तरफ आ रहा है, मतलब इसका रेजिस्टेंस अब धीरे धीरे बढ़ रहा है और इस ब्रांच रेजिस्टेंस घट रहा है ना। तो इसका और इसका रेशियो जो है वो अपने आप को आर और एस के रेशियो के बराबर करने की कोशिश कर रहा है। तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जिस पॉइंट पर गैल्वेनोमीटर कोई डिफरेंस शो नहीं करेगा, यानी कि उस पॉइंट पर इस पी पार्ट का रेजिस्टेंस और इस क्यू पार्ट के रेजिस्टेंस का जो रेशियो है वो आर और एस के रेशियो के बराबर होगा और गैल्वेनोमीटर कोई डिफरेंस शो नहीं करेगा। दिस पॉइंट इज कॉल्ड नल पॉइंट। कौन सा पॉइंट कहलाएगा, नल पॉइंट। देखिए पहले पी निकालते हैं हम लोग, फॉर्म डेफिनेशन। अच्छा, आपको मालूम है ना आर इक्वल टू रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या था, जब पी रेजिस्टेंस है तो रेजिस्टेंस किस में डिपेंड करता है, रो, लेंथ कितना है एल, और ए जो है वो इस वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया है, और जो एसी वायर है इस वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया जो होना चाहिए वो आपका यूनिफॉर्म होना चाहिए, कहीं पर ज़्यादा कहीं पर कम नहीं होना चाहिए। तो ये क्या निकल के आ गया पी। डीसी पार्ट में जाते हैं। डीसी पार्ट का रेजिस्टेंस कितना माना हम लोगों ने, क्यू, तो क्यू ही रहा। रेजिस्टिविटी कितनी है, रो, लेंथ कितना है 100 माइनस एल, और एरिया कितना है जी, ए, तो रो एल माइनस 100 माइनस एल अपॉन ए, तो एक पी आ गया और एक क्यू आ गया, पी और क्यू। एल मालूम है, यस, यहाँ पर मीटर स्केल लगा होगा, उसमें आप एल फला कितना सेंटीमीटर मालूम होगा, रो रेसिविटी रिक्वायर्ड है। एरिया हम निकाल सकते हैं अगर हम लोग स्क्रू गेज का यूज़ करें, लेकिन हम लोग नहीं निकाल, हमको ए और रो से मतलब नहीं है। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, अब ध्यान देना। तो 1 डिवाइडेड बाई 2, अगर मैं 1 को 2 से डिवाइड दूँ, अगर मैं 1 को 2 से डिवाइड दूँगा तो कितना है वही बताना, पी अपॉन क्यू, तो पी कितना है, रो एल अपॉन ए, क्यू कितना है, रो 100 माइनस एल अपॉन ए। डिवाइड दोगे तो क्या होगा, रो से रो घटेगा, ए से ए घटेगा, तो कितना बचेगा, एल
अपॉन 100 माइनस एल, एल अपॉन 100 माइनस एल। तो क्या निकल गया भाई आपका P अपॉन क्यू। तो P अपॉन क्यू इक्वल टू कितना है P अपॉन क्यू कितना है एल अपॉन 100 माइनस एल। क्या P निकाला? नो। क्या Q निकाला? ना। क्या निकाला? P और Q का रेशियो। तो इसलिए इसको हम लोग क्या कहेंगे यहाँ पर रेशियो आर्म। अगर हम इसको इससे कंपेयर करें, व्हीटस्टोन ब्रिज को मीटर ब्रिज से कंपेयर करें, तो P और Q कौन सी आर्म बन जाएंगे भाई हमारी? रेशियो आर्म, क्योंकि हम उसका रेशियो निकाल रहे हैं। हम P और Q का इंडिविजुअल वैल्यू परफेक्टली नहीं निकाल रहे हैं। क्यों? अगर निकालते हैं तो रो पता होना चाहिए था, यस। एल पता होना, ए पता होना चाहिए था, हाँ। लेकिन रो और ए क्या हो गए? कट गए। तो इसलिए पी और क्यू क्या कहा? रेशियो आर्म का। आर क्या है? नोन, मालूम है। एस क्या है? अननोन। अगर ये ब्रिज बैलेंसिंग कंडीशन में है, इफ द ब्रिज इज बैलेंस कंडीशन, तो गैल्वेनोमीटर सोर्स नो डिफ्लेक्शन। अगर डी को यहाँ पर टच करोगे तो गैल्वेनोमीटर में कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं आएगा। गैल्वेनोमीटर में कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं आएगा तो इसका मतलब आर अपॉन एस इक्वल टू पी अपॉन क्यू। तो इन बैलेंस कंडीशन आपने क्या किया कि आर से एक रेजिस्टेंस निकाला, एस का कुछ वैल्यू होगा, और इस जी को, इस जॉकी को आप लोग ए की तरफ या सी की तरफ लेके चले गए, जहाँ पर अगर ए की तरफ आने पर जीरो की तरफ जा रहा है तो ए की तरफ खिसकाइए, इस सी की तरफ जाने पर जीरो की तरफ जा रहा है तो सी की तरफ खिसकाइए। कहाँ की तरफ? मतलब कहीं ना कहीं कोई ना कोई पॉइंट ऐसा होगा जिस पॉइंट में इस पार्ट और इस पार्ट के रेशियो का वैल्यू इस पार्ट के रेजिस्टेंस का और इस पार्ट के रेजिस्टेंस का वैल्यू आर और एस के रेजिस्टेंस के वैल्यू के सेम होगा। उस केस में गैल्वेनोमीटर कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा। तो इन बैलेंस कंडीशन क्या रहा भाई? आर अपॉन एस। इन बैलेंस कंडीशन आर अपॉन एस इक्वल टू किसके? ओके, इन बैलेंस कंडीशन आर अपॉन एस, इन बैलेंस कंडीशन आर अपॉन एस, ठीक है ना, आर अपॉन एस। इन बैलेंस कंडीशन आर अपॉन एस इक्वल टू, बताइए, पी और क्यू। तो इन बैलेंस कंडीशन आर अपॉन एस इक्वल टू पी अपॉन क्यू, उलट दीजिए। तो एस अपॉन आर इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन आर। पता कैसे लगेगा? बैलेंस कंडीशन आ गई, क्योंकि उसके इसमें गैल्वेनोमीटर कोई भी डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा। अच्छा, P अपॉन क्यू कितना निकाल करते? बड़ी मेहनत की थी हमने, L अपॉन 100 माइनस एल। तो Q अपॉन P कितना आएगा भाई? 100 माइनस एल अपॉन एल। तो S अपॉन आर इज इक्वल्स टू कितना आ गया? 100 माइनस एल अपॉन एल। तो S इक्वल टू कितना आ गया? 100 माइनस एल अपॉन एल इंटू आर। अब देखिए, बैलेंसिंग कंडीशन में मीटर स्केल से हम लोग एल को मेजर कर लेंगे। आर नोन रेजिस्टेंस है, तो क्या निकल गया? एस कौन सा रेजिस्टेंस? अननोन रेजिस्टेंस। किस वायर का? गिवन वायर का हमने रेजिस्टेंस निकाल दिया। अब दो टर्मिनल के बीच में इस वायर का हम लेंथ मेजर करेंगे, हमको जो लैब में दिया होगा। स्क्रू गेज यूज करके हम लोग उसका डायमीटर निकालेंगे। लेंथ हम लोग निकाल चुके होंगे, डायमीटर हमने निकाला है, तो उससे रेडियस पता लग के ए पता लग के आ गया होगा। इस वायर का एस हम इस एक्सपेरिमेंट से निकाल चुके हैं, और फॉर्मूला क्या होता है? रो एल अपॉन है। तो क्या निकल के आ जाएगा भाई? रेजिस्टिविटी, जो कि लैब में हमको निकालनी होती है, ठीक है ना। तो ये क्या भाई आपका, ठीक है। What is meter bridge? Meter bridge is a device which is used to find the values of unknown resistances. It is based on the balance Wheatstone. It is based on the principle of balance Wheatstone based construction में क्या है? 3 कॉपर स्ट्रिप है, पहली, दूसरी और तीसरी। थिक कॉपर स्ट्रिप। थिक कॉपर स्ट्रिप क्यों? क्योंकि हमको इसका रेजिस्टेंस हमको यूज नहीं करना होता है। हालांकि उसके बाद भी इसका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस तो होगा ही ना। तो इसके रेजिस्टेंस के आने से जो हम एस निकाल रहे हैं, उस एस की वैल्यू में कुछ ना कुछ एरर आएगा। दिस एरर इज कॉल्ड एंड एरर, END, एंड एरर। व्हाट इज एंड एरर? समझ बात को। देखिए, हमने यहाँ पर जो व्हीटस्टोन ब्रिज किया था, एक आइडियल केस था, उसमें केवल R लिया था, केवल S लिया था, केवल P लिया था, केवल Q लिया था। एक R S P Q चाहे तो लेते हैं, और कोई चीज़ वहाँ पर नहीं ली थी। एक R लिया था, एक S लिया था, एक P लिया था, एक Q लिया था। R S P Q जो रेजिस्टेंसेज हैं, ये जिन वायर से कनेक्टिंग वायर से कनेक्टेड हैं, उनका रेजिस्टेंस कितना लिया था? 0। तो यहाँ पर भी तो R S P Q ही लेना है ना, और उसको जिन वायर से कनेक्ट कर रहे हैं उनका रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए? 0। तो उनका आपस में कैसे कनेक्ट किया? कॉपर स्ट्रिप से। कौन सी कॉपर स्ट्रिप से? थिक कॉपर स्ट्रिप से। थिक करने से एरिया क्या हो गया? बड़ा। रेजिस्टेंस क्या होगा? घटा। कॉपर की रेजिस्टिविटी कम होती है तो रेजिस्टेंस कम ऑफर करेगा, लेकिन रेजिस्टेंस ना के बराबर, ऑलमोस्ट 0 कह सकते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस जरूर होगा। और जो कॉपर स्ट्रिप रेजिस्टेंस ऑफर करेंगे, इन रेजिस्टेंसेस का हमारे कॉन्सेप्ट में व्हीटस्टोन ब्रिज में कोई यूज नहीं, इन कॉपर स्ट्रिप का यहाँ पर कोई यूज नहीं है, केवल RS PQ है, ठीक है ना। तो इनके रेजिस्टेंसेस के कारण एस की वैल्यू की डिटर्मिनेशन में जो अपना एरर आएगा, दिस एरर इज कॉल्ड एंड एरर। तो उस एरर को ही हम लोग एंड एरर कहेंगे, ठीक है। कैसे रिड्यूस होता है वो दूर की बात अभी सीखेंगे, ठीक है। तो अब डी को क्या करोगे? डी को आप ए से सी के बीच में खिसकाते रहोगे। अच्छा, आर और एस में अगर मान लीजिए आर बड़ा है
तो इसका मतलब एल का वैल्यू 100 माइनस एल से बड़ा होगा, ठीक है, तो बैलेंसिंग लेंथ 50 के पार होगा। और आर का वैल्यू एस से छोटा है, तो जो बैलेंसिंग लेंथ होगा 50 सेंटीमीटर से पीछे होगा, यानी कि एल का वैल्यू 100 माइनस एल से कम होगा। आर का वैल्यू एस से काफ़ी कम है, तो जो डी है वो ए के बहुत करीब होगा। आर का वैल्यू एस से बहुत बड़ा है, तो ये एल भी बहुत बड़ा होगा, तो डी सी के काफ़ी बड़ा होगा, काफ़ी करीब होगा। लेकिन हम आर का वैल्यू कुछ इस तरीके से चूज़ करते हैं, इस तरीके से सेट करते हैं, जो डी है वो 50 सेंटीमीटर के आसपास आए। क्यों आए? इफ ऑल द 4 रेजिस्टेंसेज आर एस पी क्यू, अगर 4 के 4 रेजिस्टेंस आर बी एस बी पी बी और क्यू बी, अगर 4 के 4 रेजिस्टेंसेज एग्जैक्ट इक्वल वैल्यू के हों, यानी कि एल एग्जैक्ट 50 सेंटीमीटर हो, अगर L 50 है तो 100 माइनस एल भी 50, L 50 100 माइनस एल 50, 50 से 50 कटा 1 है, तो P अपॉन Q 1, तो P इक्वल टू Q, और P इक्वल टू Q किसके बराबर बैलेंसिंग कंडीशन में? R अपॉन S, तो P अगर Q के बराबर तो R भी S के बराबर। इन दिस केस ऑल द 4 रेजिस्टेंसेज आर इक्वल, देखो ऑब्जेक्टिव बन सकता है। और अगर 4 के 4 रेजिस्टेंसेज इक्वल हैं, तो इतना जो कॉपर स्ट्रिप का रेजिस्टेंस दिया और जो यहाँ कॉपर स्ट्रिप का रेजिस्टेंस है वो भी सेम रेशियो में काउंट होगा, तो वो आपस में कट जाएंगे। तो इन दिस केस बेल-विटिस्टोन ब्रिज इज सेड टू बी मोस्ट सेंसिटिव, मोस्ट एक्यूरेट, गिव्स द रीडिंग, एस का वैल्यू मोस्ट एक्यूरेट देगा। तो पहली बात क्या है कि अगर आपको कॉपर स्ट्रिप के रेजिस्टेंस को होने के बावजूद भी इग्नोर करना है, मतलब हमारे पास गायब तो नहीं कर सकते, लेकिन इग्नोर करना है, बस सेम रेशियो में आए, जितना न्यूमरेटर में उतना डिनोमिनेटर में कट जाए, आर अपॉन एस में, जितना आर में आ रहा है उतना एस में आ रहा है, पी और क्यू। तो हमारी कोशिश रहेगी पी और क्यू क्या रहे? सेम। तो नल पॉइंट कहाँ पर है? बिल्कुल बीचों बीच में 50 सेंटीमीटर के आसपास। और जब एक्सपेरिमेंट हम लोग करेंगे तो भी कोशिश करेंगे कि जो नल पॉइंट है उसका वैल्यू 48, 49, 50, 51, 52 और उनके आगे पीछे ना है। पर इसके अलावा हम लोग और वैल्यूज़ नहीं लेंगे एल की, वो हम लोग लैब में बताएंगे आपको, ठीक है ना। तो डी का पॉइंट हम लोग ऑलमोस्ट कहाँ पर लेंगे? मिडिल में, जिससे एल और 100 माइनस एल ऑलमोस्ट क्या हो? सेम हो। एल और 100 माइनस एल अगर ऑलमोस्ट सेम होंगे, बीच में आएगा ऑलमोस्ट एक्जैक्टली सेम होगा, तो आर एस बी क्या होगा? सेम होगा। तो इन दिस केस ऑल द 4 रेजिस्टेंसेज आर सेम, and in this case galvanometer gives, so in this case meter bridge gives the value of S is more accurate. So in which condition meter bridge is more sensitive or most gives most accurate value? When all 4 resistance are equal and the null point या जो बैलेंसिंग पॉइंट हो बिल्कुल कहाँ पर है? बीच बीच में। एक तो ये एंड एरर को रिड्यूस करने का तरीका है। एक तरीका और है, अब दूसरा तरीका किस तरीके से एंड एरर को रिड्यूस करते हैं। अब आपने कॉपर स्ट्रिप लिया, देखो इसको ध्यान देना, किताब में लिखा हुआ है कॉपर स्ट्रिप्स ली, ठीक है, इस कॉपर स्ट्रिप रेजिस्टेंस है। अब हमने क्या किया कि किसी भी दूसरी मेथड से, बहुत सारी मेथड्स होती हैं, बहुत सारे तरीके हैं, इन कॉपर स्ट्रिप का रेजिस्टेंस को निकाला और जितना रेजिस्टेंस इनका आया उतना रेजिस्टेंस हमने वायर की लेंथ के फॉर्म में दे दिया। मतलब इसका रेजिस्टेंस अगर 5 ओम है तो मैं 5 ओम के बराबर एक्स्ट्रा वायर यहाँ ऐड कर दिया। इसका रेजिस्टेंस 5 ओम है तो इसको मैंने यहाँ ऐड कर दिया। मतलब अब वायर का लेंथ 100 सेंटीमीटर ना हो, थोड़ा सा बढ़ गया। क्यों बढ़ा? जितना एक्स्ट्रा यहाँ बढ़ा वो एक्स्ट्रा पोर्शन यहाँ किसको बता रहा है? इस कॉपर रेजिस्टेंस को। और जो यहाँ एक्स्ट्रा बढ़ा वो किसको बता रहा है? इस कॉपर रेजिस्टेंस को। तो इन दिस केस द लेंथ ऑफ द मीटर ब्रिज वायर इज ग्रेटर देन 100 सेंटीमीटर। हालांकि एक्सपेरिमेंट में 100 सेंटीमीटर ही काउंट होगा, लेकिन शुरुआत से जहाँ पर से वायर शुरू हो रहा है उसके पहले कुछ एक्स्ट्रा वायर है, वो एक्स्ट्रा वायर का उतने रेजिस्टेंस है जितना रेजिस्टेंस कॉपर स्ट्रिप का है, और इसके बाद जो एक्स्ट्रा वायर है उसका रेजिस्टेंस होगा और उसका रेजिस्टेंस उतना ही होगा, इतना रेजिस्टेंस इस कॉपर स्ट्रिप का होगा। तो यहाँ जो कॉपर स्ट्रिप का रेजिस्टेंस आपस में रेशियो में आ रहा है वही एक्स्ट्रा हम लोगों ने वायर के लेंथ में भी ले लिया। तो अगर आपका सवाल पूछता है कि क्या मीटर, अच्छा इनसेट एग्जाम्पल में सबका सवाल है कि क्या मीटर ब्रिज में जो वायर होता है उस वायर का रेजिस्टेंस, उस वायर का लेंथ क्या 100 सेंटीमीटर से बड़ा हो सकता है? हाँ, तो एक्सप्लेन कीजिए। तो बिल्कुल हो सकता है सर, अगर हम उसका लेंथ 100 सेंटीमीटर से बढ़ा ले रहे हैं तो हम लोग इक्वली 2 पार्ट में एक्स्ट्रा पार्ट यहाँ भी जोड़े और यहाँ भी जोड़े। वो जो एक्स्ट्रा पार्ट जोड़े हैं वो इन कॉपर स्ट्रिप के रेजिस्टेंस के बराबर है, और जितना रेशियो में R अपॉन S के रेशियो में इन कॉपर से रेजिस्टेंस आ रहा है उतना ही P और Q में उन एक्स्ट्रा जोड़े गए वायर का रेजिस्टेंस भी आएगा, जो एंड एरर को क्या करेगा? रिड्यूस करेगा। व्हाट इज एंड एरर? कॉपर स्ट्रिप का जो रेजिस्टेंस हमारे एस के कैलकुलेशन में एरर प्रोड्यूस कर रहा है, दिस एरर इज कॉल्ड एंड एरर। कितने तरीके से रिड्यूस करते हैं जी? 2 तरीके से रिड्यूस करते हैं। पहला तरीका कौन सा है कि जो नल पॉइंट तो बिल्कुल कहाँ पर है? बीचों बीच में। बीचों बीच में आने से क्या होगा? 4 के 4 रेजिस्टेंसेस क्या होंगे? एक्जैक्टली सेम होंगे, और आर एस का वैल्यू ऑलमोस्ट आर एक्जैक्टली आर के बराबर होगा। तो वायर का इन कॉपर का रेजिस्टेंस होने के बाद भी उन्होंने कोई इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं किया, लेकिन एंड एरर हमने कम कर रिड्यूस कर दिया। और दूसरा तरीका क्या है कि कॉपर स्ट्रिप का जो रेजिस्टेंसेस है, किसी भी तरीके से उस कॉपर स्ट्रिप के रेजिस्टेंस को हम लोगों ने वायर की लेंथ के फॉर्म में निकाला, और जितना यहाँ इस कॉपर स्ट्रिप का रेजिस्टेंस आ रहा है उसके बराबर का लेंथ हमने यहाँ उस
कनेक्ट किया, और जितना इसका रेजिस्टेंस है उतना ही हमने यहाँ कनेक्ट किया तो जो एक्स्ट्रा लेंथ जोड़ा उन्होंने इनको बैलेंस किया, तो ये हो सकता है, ठीक है ना। तो ये हमारा हो गया, ठीक है। एक बात और, रीडिंग लेते हैं, जैसे हमने रीडिंग लिया तो रीडिंग हमने 2-3 रीडिंग ले ली, 2-3 रीडिंग लेने के बाद फिर हम लोग की ऑफ कर देंगे, इसको थोड़ा ठंडा होने देंगे। अभी अब जब लैब में जाओगे ना तो ये मीटर बी का जो वायर है, तो अगर थोड़ी ज़्यादा करंट फ्लो करते रहेंगे तो ये वायर ढीला पड़ जाता है, ठीक है ना। लेंथ इसमें लीनियर एक्सपेंशन आ जाता है, वायर में क्या आ जाएगा, लीनियर एक्सपेंशन, ठीक है, लेंथ बढ़ जाएगा। और ऊपर से आर और एस में जो एस का वैल्यू लेंथ के बढ़ने, टेम्परेचर के बढ़ने में क्या उसमें कुछ क्या पता उसमें कुछ फर्क पड़ जाए। तो थोड़ी रीडिंग लेने के बाद हम लोग टेम्परेचर के इफेक्ट से बचने के लिए उसको ऑफ कर देंगे, ऑफ करते रहते हैं, थोड़ी थोड़ी देर के बाद ऑफ करते रहते हैं, फिर हम रीडिंग लेते रहते हैं, ठीक है। दूसरा हमको जो ध्यान देना होता है। तीसरा हम लोगों ने क्या ध्यान देना है कि जो जॉकी होती है, ये जो वायर है, इस वायर के ऊपर जॉकी ऐसे घसीटते हुए नहीं चलेंगे, ऐसे टच करते हैं, ये इस तरीके से टच कर सकते हैं। क्यों? अगर ऐसे घसीटते हुए चलोगे, इसको रब करते हुए चलोगे तो क्या, अच्छा इसके ऊपर अगर मैं इसको लगातार रब करते हूँ, सोचो इस पेंसिल के ऊपर मैं इस पेन को लगातार रब करते हुए चलूँ तो क्या होगा, पेंसिल में कुछ पेंट का लेयर हटना शुरू हो जाएगा ना। तो मैं लगातार करते रहूँगा, 1 बार 2 बार 3 बार लगातार करते रहेंगे तो उससे क्या होगा, इसकी जो थिकनेस है वो यूनिफॉर्म नहीं रहेगा, ए यूनिफॉर्म नहीं रहेगा। ए यूनिफॉर्म नहीं रहेगा तो ए फॉर्मूले भी नहीं कटेगा, क्योंकि ए हमेशा यूनिफॉर्म नहीं है। तो ए हमेशा क्या रखना, यूनिफॉर्म। तो इसलिए वायर को उसको ऊपर रब नहीं करोगे। रीडिंग लेने के टाइम में थोड़ी थोड़ी देर के बाद आप लोग उसको खिसकाते रहोगे। अच्छा एक काम और एस का आपने रीडिंग लिया, मान लीजिए रीडिंग लिया, और रीडिंग में आपका जो डी आया है वो 48 सेंटीमीटर है। उसके बाद और अच्छे से एक्सपेरिमेंट करने के लिए क्या, रीडिंग लेने के लिए आर और एस को आपस में क्या कर दीजिए, इंटरचेंज कर दीजिए। एस को यहाँ लगा दीजिए और आर को यहाँ लगा दीजिए। तो पहले 48 था, ये 52 था, अगर एस को यहाँ आर को यहाँ लगा दोगे तो ये 52 और ये 48, यानी कि आपका मीटर ब्रिज मोस्ट एक्यूरेट रीडिंग दे रहा है। जब शुरू में मीटर ब्रिज हम लोग बनाते हैं तो इस तरीके से उसको चेक करके फिर आपको दिया जाता है। तो ये क्या भाई हमारा मीटर ब्रिज, ठीक है ना। एक बार इसको हम फिर दूसरी रिवाइज करते हैं, देखिए मीटर, व्हाट इज मीटर ब्रिज। मीटर ब्रिज ए डिवाइस विच इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ बैलेंस स्टोन ब्रिज। फिर आप लोग इसके बारे में लिखोगे कंस्ट्रक्शन क्या होता है। कॉपर स्ट्रिप होती हैं, ठीक है, ए और बी दिख रहा है यहाँ पर आपको दिख रहा है। अच्छा एक काम करता है, बी और डी के बीच में पकड़ के मैं तो खींच देता है, ऐसे ऐसे खींच देता तो एस तो रिजल्ट, एस रिजल्ट तो आता ए और बी के बीच में आर, ए और बी के बीच में आर, बी और सी के बीच में एस, बी और सी के बीच में एस, ए और डी के बीच में पी, ए और डी के बीच में पी, डी और सी के बीच में क्यू, डी और सी के बीच में क्यू। पी अपन क्यू क्या कहा था, रेशियो आर्म, तो पी अपन क्यू क्या होगी, रेशियो आर्म। डी किससे कनेक्ट है, जॉकी से। जॉकी को आप लोग सेलेक्ट करते रहोगे ए की तरफ या बी की तरफ, तो क्या होगा, एल और 100 माइनस एल में चेंज आते रहेगा। एल और 100 माइनस एल में चेंज आते रहेगा तो पी और क्यू में चेंज आते रहेगा। पी और क्यू में चेंज आते रहेगा मतलब पी और क्यू का रेशियो चेंज होते रहेगा। और पी और क्यू का रेशियो चेंज होते होते कभी ना कभी आर और एस के रेशियो के बराबर होगा। और जब आर और एस के रेशियो के बराबर होगा तो इन दिस केस गैल्वेनोमीटर शोज नो डिफ्लेक्शन, तो वहाँ पर डिफ्लेक्शन नहीं आएगा। अगर वहाँ पर डिफ्लेक्शन नहीं आएगा इसका मतलब बैलेंस्ड हो गया। तो आर अपन एस के लिए पी अपन क्यू के बराबर, और पी किसके बराबर, रो एल अपन है, लेंथ एल था। क्यू किसके बराबर, रो 100 माइनस एल अपन है। डिवाइड दोगे तो पी अपन क्यू इक्वल टू एल अपन 100 माइनस एल, ठीक है। और बैलेंसिंग कंडीशन में क्या है, आर अपन एस इक्वल टू पी अपन क्यू, जब गैल्वेनोमीटर को डिफ्लेक्शन नहीं आया। आर अपन एस इक्वल टू पी अपन क्यू, तो एस अपन आर इक्वल टू क्यू अपन पी, तो एस अपन आर इक्वल टू क्यू अपन पी वैल्यू पुट अप कर दी। तो यहाँ से क्या निकल के आ गया आपका, एस आर क्या है, नो रेजिस्टेंस, एल आपको पता होगा, ऐसा आप लोग निकाल लोगे, ठीक है। तो ये कौन आ गया आपका मीटर ब्रिज। एंड एरर क्या होता है, तो रेजिस्टेंस गिव्स बाय द कॉपर स्ट्रिप ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड एंड एरर। एंड एरर कैसे रिड्यूस करते हैं, दो तरीके से रिड्यूस करते हैं। पहला क्या है कि बैलेंसिंग लेंथ कहाँ पर है, बिल्कुल बीचों बीच में 50 सेंटीमीटर में, इन विच मीटर ब्रिज इज मोस्ट सेंसिटिव एंड गिव्स मोस्ट एक्यूरेट रीडिंग, ठीक है। इन दिस केस एंड एरर जो है वो आपस में बैलेंस हो जाता है। दूसरा क्या है, किसी भी तरीके से आप कॉपर स्ट्रिप का रेजिस्टेंस वायर की लेंथ के फॉर्म में निकालो, और जितना इनका रेजिस्टेंस इस तरफ है उतना एक्स्ट्रा लेंथ यहाँ जोड़ो, जितना इसका लेंथ रेजिस्टेंस है उसके बराबर का रेजिस्टेंस का एक्स्ट्रा लेंथ यहाँ जोड़ दो तो बैलेंस कर देगा। तो पी अपन, समझ आ गई बात, ठीक है। इस जॉकी को उसको ऊपर रब नहीं करोगे, थोड़ी थोड़ी की देर के बाद की क्या करते रहोगे, ऑफ करते रहोगे। तो ये कौन सा एक्सपेरिमेंट है, मीटर ब्रिज। इसके 2 या 3 एक्सपेरिमेंट हमारे सिलेबस में है भाई, याद रखना 2 या 3 एक्सपेरिमेंट इसके हैं, 2 या 3 एक्सपेरिमेंट हमारे पोटेंशियोमीटर के हैं। सेक्शन ए का एक्सपेरिमेंट लगभग यहीं से निकल कर आ जाता है, याद रखना यहीं से हैं सारे एक्सपेरिमेंट सेक्शन ए के, तो उसको ध्यान दीजिए। इसका हम लोग करेंगे इसका एक्सपेरिमेंट। थैंक यू।